आई विल शो यू टू टाइप ऑफ आंसर्स टुडे। एक में जहाँ पर मुझे 10 आउट ऑफ 7 मिले और दूसरा जिसमें मुझे 10 आउट ऑफ 4 या 5 मिले। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स हैं, इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर है प्रॉपर, दोनों में डेफिनेशंस भी दी हैं और कंक्लूजन्स भी लिखे हैं। सेम पर्सन, सेम पेपर, सेम प्रिपरेशन, सेम हैंड राइटिंग। तो एक में मिले हैं 70% मार्क्स, एक में मिले हैं 45% मार्क्स। क्या फ़र्क क्या है? इसका जवाब इस वीडियो के एंड में मिलेगा। और जब मिलेगा तुम्हारी एथिक्स की आंसर राइटिंग में डेफिनेटली बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा, गारंटीड। यह है मेरी एथिक्स पेपर की आरटीआई कॉपी। आई हैव स्कोर्ड 112 आउट ऑफ 200 और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एग्जामिनर ने कहां पर मार्क्स दिए, कहां पर मार्क्स काटे एंड द रीजन बिहाइंड दैट। मोस्ट पहले कंटेक्स्ट समझो। 112 out of 200. Now you'll be thinking whether this is a good score or is it an average score or what. Let me break it down. UKPSC मेंस में एथिक्स पेपर मोस्ट कैंडिडेट्स का स्कोर रहता है बिलो 90। कुछ जो सिलेक्ट होते हैं दे स्कोर इन द रेंज ऑफ 90 to 100 और जो टॉपर्स होते हैं जो रियली स्कोर वेल दे गो अबव 110 to 120. Like some outlier scores you will find above 120 plus. This score is definitely very competitive score 112. बट आई विल लाइक टू शो यू स्पेसिफिकली दोज क्वेश्चंस ऑल्सो टुडे जहां पर मेरे स्कोर्स मेरे को कम नंबर मिले हैं, ताकि यू कैन रियली एनालाइज कि कहां पर देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। सो फ्रेंड्स, अब सबसे स्केरी बात यह है कि मुझे एग्जाम हॉल में लगा कि मेरा एथिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए थे, स्ट्रक्चर दिए थे, कंक्लूजन लिखे थे, मुझे लगा 120 प्लस का पेपर है, ये सब कुछ सही लगा था। और वो प्रॉब्लम एक सिंगल पैटर्न में है जो बार बार रिपीट हुआ है मेरे पेपर में, और जहां जहां रिपीट हुआ है वहां पर मेरे मार्क्स कटे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहां पर मैंने काफी अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड द मेथड फर्स्ट एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर मेथड से आप डेविएट करते हो या उस मेथड के अराउंड अगर नहीं लिख पाते हो देन डेफिनेटली आपके मार्क्स कटते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं वो आंसर जिसमें मुझे 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं, पेपर का हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ये देखो स्टेटमेंट है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एट मर्सी ऑफ माई इमोशंस, आई वॉन्ट टू यूज देम, enjoy them, control them. अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। पहली लाइन, emotions are algorithm designed by the brain to protect itself in danger and reward itself when needs are satisfied. Right? तो ये डेफिनेशन देखो, ये मैंने कोई लेक्सिकॉन से उठाई हुई डेफिनेशन नहीं लिखी है यहाँ पर, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखी हुई डेफिनेशन है। तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। फिर ये देखो, इसके बाद मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पाया हूँ। Emotional intelligence, the capability to understand and regulate emotions of oneself as well as others. Short, crisp, सीधा पॉइंट पे। अब देखो क्वेश्चन में क्योंकि पूछा गया था इन फेवर ऑफ या अगेंस्ट दिस ट्रीटमेंट, तो दोनों एस्पेक्ट को लिखा गया है और उसके बाद कंक्लूजन भी दिया गया है। इमोशंस आर इंपल्सिव, लीड्स टू क्राइम ऑफ पैशन लाइक एसिड अटैक। इमोशंस ओवरशैडो अवर रैशनैलिटी व्हेन इंटेंस, लाइक एंगर कंट्रोल शुड बी टॉट इन स्कूल। तो यहां पर डायरेक्शन भी दे दी है मैंने। अब इन फेवर का देखो, यूटिलिटी ऑफ इमोशंस, इमोशन एज मोटिवेटर, जैसे कि उसको चैनलाइज कर सकते हैं एंगर को स्पोर्ट्स की तरफ। ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट है, एग्जामिनर को बैलेंस दिखा है यहां पर। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखा है कि मेडिटेशन, राइट, एम्पैथी कल्टीवेशन फॉर सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स। तो यहां पर मैंने इमोशनल रेगुलेशन के एस्पेक्ट लिख दिए। एंड यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर डिसीजन मेकिंग, सोशल परसुएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज की फॉर सिविल सर्वेंट। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने इसको वापस सिविल सर्विसेज से जोड़ा है। एंड दैट्स व्हाई बिकॉज आई हैव एड्रेस्ड ऑल द एस्पेक्ट, मैंने इमोशंस की डेफिनेशन लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस की लिखी, इमोशंस के दोनों साइड लिखे, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं थ्रू इमोशनल रेगुलेशन, और सिविल सर्विस के लिए उसका क्या यूज है। जब मैं ये सारी डायमेंशंस लिख के आया हूं तब मुझे 7 नंबर मिले हैं। यहां पर मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन डायमेंशंस को प्रॉपर्ली एड्रेस करा है सारी। तो फॉर्मूला क्या है गाइस, डेफिनेशन, दोनों साइड की बातें लिखो, रियल एग्जांपल डालो और सिविल सर्विस रिलेटेड एप्लीकेशंस डालो, और उसके लास्ट में एक वे फॉरवर्ड। ये है 5 लेयर का स्ट्रक्चर। जब भी मैंने ये फॉलो किया मेरे मार्क्स अच्छे आए, और जब भी मैं इससे डेविएट किया तो मेरे मार्क्स कटे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे 7 आउट ऑफ 10 आए क्योंकि मैंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो किया, और क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे मार्क्स कम आए। तो जो आप स्कूल्स में करते थे क्लास 8 क्लास 10 में कि मैथ्स के फॉर्मूलेस का रट्टा मार के चले गए, वो करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर समझ जाओ, वंस यू गेट द स्ट्रक्चर स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इन योर आंसर्स। अब एक केस स्टडी जिसमें अच्छे मार्क्स मिले हैं,
सिनारियो क्या था कि एक सीनियर ऑफिसर है, हार्ड वर्किंग है, टाइम पे काम करती है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स को थोड़ा डिमोरलाइज कर देती है, उन पे चिल्लाती है, इंसल्ट करती है उन्हें। तो उसका एटीट्यूड है कि गेट थिंग्स डन वाला, वॉट एवर इट टेक्स। तो वो पूरा ब्लू बुक को डायरेक्टली फॉलो करती है, लेकिन सबऑर्डिनेट उसे डिसलाइक करते हैं इसकी वजह से। अब पार्ट ए में पूछा हुआ है कि एटीट्यूड कैसे इंप्रूव करें। मैंने क्या लिखा है देखो, एक ट्रेनिंग इन सोशल स्किल्स एंड ईआई, 2 एम्पैथी कल्टीवेशन, और 3 लीडरशिप ट्रेनिंग, एंड 4 रोल मॉडलिंग। और जो 5वां पॉइंट है मैंने लॉन्ग टर्म पे लिखा है कि जो प्रोडक्टिविटी है और पॉजिटिव वर्क कल्चर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, सर्विस रूल से अलाइनमेंट दिखाना है यहाँ पर। इसके लिए डायरेक्टली मैंने सर्विस रूल्स को कोट किया है, जैसे कि सिविल सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंस हाउ एम्प्लॉइज शुड कंडक्ट, और उसके बाद स्पेसिफिक पॉइंट लिखे हैं जैसे कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉइज, मेंटेनिंग गुड कंडक्ट इन वर्क प्रमाइसेस, पॉजिटिव वर्क कल्चर एक्सेट्रा। और उसके बाद जहां पर वो गलत गई है उसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हुए डायरेक्टली मैंने लॉस को लिखा हुआ है। यहां पर मैंने लीगल फ्रेमवर्क यूज किया है, ये एग्जामिनर को बहुत अपील करता है। मैंने कौन सा रूल, कौन सा एक्ट स्पेसिफिकली यहां पर पॉइंट आउट किया है। अब पार्ट सी भी देख लो, गवर्नमेंट सर्वेंट शुड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ टू अनदर सबऑर्डिनेट। तो यहां पर मैंने एम्पैथी जैसे वर्ड्स, लीडरशिप वर्ड को यूज करते हुए और दूसरे एस्पेक्ट्स मेडिटेशन, योगा से इमोशनल रेगुलेशन को समझाया है। तो इसके थ्रू अगेन इस क्वेश्चन में 6 मार्क्स मिले हैं इस केस स्टडी में, जहां पर हर पार्ट को एड्रेस किया गया है। देखो यहां क्या काम किया है, फ्रेमवर्क, स्पेसिफिक एक्ट या रूल लिखा हुआ है, रियल एग्जाम्पल्स लिखे हैं और एक्शनेबल स्टेप्स लिखे हुए हैं। केस स्टडी में ये कॉम्बिनेशन एग्जामिनर को चाहिए। से बहुत लोग केस स्टडी में सिर्फ एक जो मॉरल साइंस में आप पढ़ते हो उन वैल्यूज को एक लिस्ट फॉर्मेट में लिख देते हो। एग्जामिनर आपसे स्टेप्स मांग रहा है, लीगल फ्रेमवर्क मांग रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट लिखो, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल लिखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आरटीआई एक्ट, ये दिखाना जरूरी है। और प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखो जो आप रियल में अप्लाई करोगे सर्विसेज में। ये दिखाता है कि तुम्हें सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है। तो अब तक तुमने देखा कि मेरा मेथड काम करता है। एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन, स्ट्रक्चर आई हैव गिवन, फ्रेमवर्क्स अप्लाई किया हूं मैं, बोथ साइड्स दिखाया हूं। तो फिर स्कोर 112 क्यों? अगर मेथड अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, एग्जाम्पल सही है, तो 125 प्लस आना चाहिए था। क्या कमी रह गई? ये देखो केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 6 5 आउट ऑफ 8, क्वेश्चन नंबर 7 5 आउट ऑफ 8, क्वेश्चन 8 5 आउट ऑफ 8, क्वेश्चन 10 में भी इसमें अगेन 4 आउट ऑफ 10। 4-5 क्वेश्चंस में मेरे सब में जहां पर 60-65% मार्क्स आने चाहिए थे वहां पर 40 या 50% मार्क्स में रह गए। अब इन सब में एग्जाम्पल्स हैं, डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर है, पॉइंट फॉर्मेट में भी लिखा है। तो प्रॉब्लम क्या है? एक चीज मिसिंग है, एक सिंगल एलिमेंट जो क्वेश्चन नंबर 20 में था, इसलिए वहां पर 7 मार्क्स मिले, और इन 4-5 क्वेश्चंस में नहीं था, इसलिए यहां पर 4-5 मार्क्स मिल पाए बस। तो क्या है वो एलिमेंट? अभी नहीं बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चंस देखो क्या लिखा था एग्जैक्टली, फिर तुम्हें खुद समझ आएगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जहां पर मुझे एवरेज मार्क्स मिले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, एम्पैथी इज द स्किल ऑफ फीलिंग व्हाट अदर्स फील, अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव, सिंपल डेफिनेशन। फिर इंपॉर्टेंस लिखी है वेबेरियन, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को ओवरकम करना, कॉलोनियल माइंडसेट हटाना। देखो एग्जाम्पल दिया है प्रशांत नायर, कोझिकोडे, ऑपरेशन सुलेमानी, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, नेम है, प्लेस है। फिर सोशल जस्टिस का पॉइंट लिखा है, रेड टेपिज्म काउंटर करना, भूमि पोर्टल तो डिजिटल टूल्स का भी यूज किया है। उसके बाद लीडरशिप का एग्जाम्पल देते हुए कर्नाटका की कम्युनिटी पुलिसिंग को हाईलाइट किया है। और फिर चैलेंजेस भी लिखे हुए हैं जैसे कि रूल बेस्ड सिस्टम, पर्सनल गेन्स, पॉलिटिकल प्रेशर एक्सेट्रा। और फिर इसका वे फॉरवर्ड भी दिया है जैसे कि ईआई ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, रोल मॉडलिंग। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सारे पार्ट्स एड्रेस हैं इसमें, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड विद एग्जाम्पल्स वेर एवर रिक्वायर्ड। बट फिर भी इसमें 5 मार्क्स मिले। अब तुम सोच रहे हो 6-7 पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, स्ट्रक्चर भी है, वे फॉरवर्ड भी लिखा हुआ है, फिर एवरेज मार्किंग क्यों हो रही है, 4-5 मार्क्स क्यों मिल रहे हैं? यही तो ट्रैप है एथिक्स के पेपर का। मैंने सब कुछ बताया, एम्पैथी की इंपॉर्टेंस क्यों है, एग्जाम्पल्स दिए, वे फॉरवर्ड भी दिया, सब स्ट्रक्चर में। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि एम्पैथी की लिमिटेशंस क्या है, कब एम्पैथी डेंजरस हो सकती है सिविल सर्वेंट के लिए, जब एम्पैथी बायस बन जाए, जब एम्पैथी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो और दूसरे के लिए ना हो। जैसे तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और फ्लड इफेक्टेड एरिया में रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे हो, तो तुम्हारी एम्पैथी अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाती है तो तुम रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बायस्ड फॉर्म में करोगे। ये एम्पैथी का एक डार्क साइड है। ये क्रिटिकल डायमेंशन मिस हो गई तो इसलिए 1 नंबर डेफिनेटली कट गया यहां पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय पूछा हुआ है इन इंडियन सोसाइटी।
इसमें भी मुझे एवरेज, पहले मैंने सिंपली राजा राम मोहन पे एक इंट्रोडक्शन बनाया और उसके बाद उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिस्ट किया है, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती और स्पेसिफिक डेट्स के साथ मेंशन किया है, कल्चरल रिवाइवल, आत्मीय सभा की स्पेसिफिक डेट, पॉलिटिकल अवेयरनेस ब्रह्म समाज सोसाइटी के थ्रू एज ए एजुकेशनिस्ट, स्कूल्स, लीडरशिप के रोल्स और उसके साथ वुमेन इश्यूज के स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो एक तरीके से देखोगे फैक्चुअली कंप्लीट आंसर है, 6-7 सॉलिड कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखे हुए हैं। पर एक चीज देखो आप, इस आंसर में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ लिस्टेड चीजें हैं, ये किया वो किया ये भी किया, एक के बाद एक कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख दिए हैं बस। ये नहीं लिखा हूं कि जो नहीं किया उन्होंने उसकी इवैल्यूएशन क्या है राजा राम मोहन रॉय की, उनका क्रिटिसिज्म। अगर एक लाइन में लिखता, हाउएवर हिज रिफॉर्म्स वर लार्जली कंफाइंड टू ब्रिटिश अर्बन एलीट, या his collaboration with British government raises questions about reformist autonomy, or his ideas of monotheism and rejection of idolatry, which was later reformed by Swami Vivekananda's revivalist movements, right? तो उस तरीके से अगर एक पैराग्राफ यहां पर उनका इवैल्यूएशन भी आता, काउंटर इवैल्यूएशन, तो ये थोड़ा और होलिस्टिक आंसर लिखता और डेफिनेटली उस पॉइंट के लिए 1 नंबर जरूर बढ़ता है यहां पर। अब वैसे ही ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा मॉडर्न पर्सपेक्टिव में पूछा है, यहां पर पूछा है कार्डिनल वर्च्यू एथिक्स क्या होते हैं, इज इट रिलेवेंट इन मॉडर्न टाइम। अगेन यहां पर एवरेज मार्किंग हुई है, तो मैंने प्लेटो की जो बुक है डायरेक्टली जहां से कॉन्सेप्ट आता है रिपब्लिक, उसको डायरेक्टली कोट किया है। फिर मैंने प्लेटो की रिपब्लिक से ट्रेस करते हुए 4 कार्डिनल वर्च्यूज को एग्जैक्टली बताया है वो क्या है। फिर उसके बाद प्लेटो का ही जो कॉन्सेप्ट है यूडेमोनिया का और मॉरल एग्जाम्पलार्स का, वो भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यहां पर। इज इट फाइन? तो ये मैंने पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिख दिया है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, रिलेवेंस इन मॉडर्न टाइम, जो पूछा हुआ है, तो इसमें मैंने स्पेसिफिक जो चीजें थी उस टाइम पे, जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, टेम्परेंस का एग्जांपल, फोर्टिट्यूड का और प्रूडेंस का स्पेसिफिक, दीक्षा पोर्टल एक्सेट्रा, या फिर रेप केसेस का एग्जांपल फोर्टिट्यूड में, करेज, सो एंड सो। कंटेंट बहुत सॉलिड है यहां पर, सब कनेक्ट किया है पेपर से, सारे पॉइंट्स पे स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। लेकिन क्या मिसिंग है फिर से, वर्च्यू एथिक्स का क्रिटिसिज्म। ये सब्जेक्टिव है, कौन डिसाइड करेगा क्या वर्चुअस है? वेस्टर्न फ्रेमवर्क है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सीधा अप्लाई होगा। ये काउंटर आर्गुमेंट्स नहीं लिखा हूं मैं, सेम पैटर्न फिर से यहां पर मेरे 1 नंबर या 1.5 नंबर फिर बढ़ सकता था अगर मैं इसको एग्जैक्टली इसका काउंटर नैरेटिव भी देके आता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 गांधी जी के एथिकल कंडक्ट के बारे में है। व्हाट इज एथिकल कंडक्ट अकॉर्डिंग टू हिम, और इलस्ट्रेट कीवर्ड है। गांधी जी के एथिकल कंडक्ट के लिए 8 मार्क्स में 5 मिले हैं, तो देखो कितना लिखा है। सेल्फलेस सर्विस के बारे में लिखा हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अहिंसा नॉन वायलेंस परम धर्मा हाईएस्ट वर्च्यू, पेटा क्रुएल्टी ऑफ एनिमल के बारे में लिखा हुआ है नॉन वायलेंस में। उसके अलावा इंटीग्रिटी पे लिखा हुआ है, ऑफिसर रिजेक्टिंग अ ब्राइब इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लिखा हुआ है, आईफोन कल्चर, मास कंजम्पशन, ग्राम स्वराज के बारे में लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन, आर्टिकल 40। स्वराज को मैंने फिलोसफिकली लिखा हुआ है, क्लेंजिंग वनसेल्फ ऑफ ईवल, नीड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो अगर आप देखोगे 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं अलग अलग, इंटरनेशनल एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक्ट्स के रेफरेंस दिया हुआ, सब दिया, कंटेंट में कोई कमी नहीं थी। 7 पॉइंट्स एसडीजी से कनेक्ट किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी एग्जाम्पल दिया। लेकिन गांधी का क्रिटिसिज्म कहाँ है? अंबेडकर का पर्सपेक्टिव ऑन गांधी जी मेंशन नहीं किया है मैंने। वाइल गांधी चैंपियन अहिंसा, critics like Ambedkar always argued his approach towards caste annihilation was insufficient and it was also paternalistic. बस एक लाइन लिखनी थी यहाँ पर और वो मैंने नहीं लिखी, और यही वो पैटर्न है जो बार बार रिपीट हुआ है हर क्वेश्चन में, सेम मिस्टेक, द सेम मिसिंग लेयर। अब याद करो फ्रेंड्स, मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था? 2 आंसर्स, दोनों में सेम टाइप के एग्जाम्पल, सेम स्ट्रक्चरिंग एक्सेट्रा, एक में 7 नंबर, एक में 5 नंबर। आंसर है क्रिटिकल डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली पूछा है इन फेवर और अगेंस्ट, तो नेचुरली मैंने दोनों साइड्स लिखे हैं, इमोशंस के फेवर में भी और अगेंस्ट में भी, दोनों पर्सपेक्टिव शो किए हैं। रिजल्ट 7 आउट ऑफ 10, पेपर का हाईएस्ट स्कोर। क्वेश्चन नंबर 10 एम्पैथी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करो। जब क्वेश्चन आया था तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंस लिखी, सिर्फ पॉजिटिव साइड लिखी, एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन मैं वहां पर क्रिटिकल साइड अगेन लिखना भूल गया, तो लिमिटेशंस नहीं लिखी, काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, इसलिए रिजल्ट एवरेज रहा 5। अगर मैं वो डायमेंशन लेके आता तो डेफिनेटली स्कोर किक होता 6 पे या थोड़ा सा ज्यादा 6.5 तक। तो समझो एथिक्स का जो पेपर है, एग्जामिनर उसमें टेस्ट क्या कर रहा है? वो ये नहीं टेस्ट कर रहा है कि तुम्हें कितने पॉइंट्स आते हैं, कितनी डायमेंशंस आप खोल पा रहे हो, वो ये भी टेस्ट कर रहा है कि तुम एथिकली थिंक कर सकते हो। और एथिकल थिंकिंग का क्या मतलब है? एथिकल थिंकिंग का ये भी मतलब है कि आप दोनों साइड देख पाते हो, आप नुआंसेस को देख पाते हो, ग्रे एरियाज को एक्नॉलेज कर पाते हो। तो मेरा रूल अब ये है कि हर एथिक्स के आंसर में, चाहे क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा हो या नहीं लिखा हो, एक क्रिटिकल पैराग्राफ जरूर लिखो। बस ये एक डिफरेंस मेरी कॉपी में मुझे लगता है,
एटलीस्ट अगर हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स भी बढ़ा लेता मैं, तो 25 क्वेश्चन में एटलीस्ट 15 मार्क्स डिफरेंस तो इजीली बढ़ जाता, क्योंकि हर 5 नंबर जहां पर मिले 8 नंबर में से, वहां पर मैं 6 अप्रोच कर सकता था। चलो क्विकली 3 और क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको। एक 4 मार्कर क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड पूछा हुआ है और इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। एटीट्यूड डिफाइन किया है सिंपल, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड बताया हुआ है और इम्पैक्ट बताया हुआ है उसका बिहेवियर पे क्या होता है। वोटिंग फॉर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल दिया है। एटीट्यूड शेप इंटर्न बिलीफ एंड इंटर्न बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड लीड्स टू बिहेवियरल चेंज, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी लिख दिया है। वैसे अगर यहां पर स्पेस ज्यादा होती तो मैं थोड़ा और रियलिस्टिक एग्जांपल देता, जैसे कि कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड लीड्स टू बिहेवियर चेंज। जैसे कि मान लो कोई इंसान है जो प्राइवेट में तो डाउरी लेता है, लेकिन सोशल मीडिया में आके वो फेमिनिस्ट बनता है, तो उसका जो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड है वो डिसोनेंस क्रिएट करेगा और उसके वजह से उसका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। तो अगर इसको उस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखने की कोशिश करें रेदर देन थ्योरी, बट यहाँ पर स्पेस नहीं था, बट सिर्फ 3 मिले हैं। तो एक चीज देखो, मैंने डेफिनेशन लिखी, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड लिखा, इंपैक्ट ऑफ बिहेवियर, मतलब 4 वर्क आंसर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। अब ये क्वेश्चन देखो, डिफाइन सोशल इन्फ्लुएंस, व्हाट इज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 6 मार्क्स मिले हैं इसमें। तो सोशल इन्फ्लुएंस को अगेन सिंपली डिफाइन किया है, कंट्रीब्यूशन बताया है, रोल मॉडलिंग बाय कम्युनिटी लीडर्स लाइक अमिताभ बच्चन। सोशल प्रूफ का एग्जांपल, ये कॉन्सेप्ट, ये कीवर्ड्स हैं सोशल प्रूफिंग, जो कि आप अपनी थ्योरी में पढ़ते हो। वुमेन लीडरशिप एंड अचीवमेंट, द्रौपदी मुर्मू। फिर उसके बाद देखो सोशल नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, अगेन ये भी कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए था। और यहाँ पर अगेन स्पेसिफिक एग्जांपल सुकन्या समृद्धि योजना का। तो यहाँ पर अवेयरनेस का बात है, यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन ऑफ पीपल प्रैक्टिसिंग फीमेल फोर्टिसाइड, राइट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। ये अगेन आप देखोगे सारे कीवर्ड हैं, सोशल एक्सक्लूजन, सोशल नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, सोशल प्रूफिंग, रोल मॉडलिंग, और इसी पे डायमेंशंस खोली हैं। और यहां पर आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स भी दी है मैंने, जैसे कि एज अ रिजल्ट वुमेन लिटरेसी इंक्रीज टू 76%, सेक्स रेशियो इज इंप्रूविंग एंड वुमेन इन हायर एजुकेशन इज मोर देन बॉय एट ग्रेटर देन 27%। तो मैंने आराम से यहां पर 5-6 डायमेंशंस खोली हैं, फैक्ट्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, बट 4 मार्क्स क्यों काटे हैं? क्योंकि अगेन मैंने यहां पर परसुएशन की लिमिटेशन को छोड़ दिया है, क्योंकि उसने व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन अगर पूछा है तो स्टिल हम एक छोटी सी डायमेंशन जरूर डाल सकते हैं लिमिटेशन की। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करते हैं लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन गैप होता है। स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं सोशल इन्फ्लुएंस के भी, जैसे कि पॉवर्टी, लैक ऑफ स्कूल्स, ये एड्रेस नहीं किया है। फिर से क्रिटिकल डायमेंशन मिसिंग, तो 1 नंबर वहां पर फिर से अचीव कर सकते थे हम। एथिकल डिलेमा का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने What are the main steps of ethical dilemma approach? Answer is a civil servant, specific direction. Again 6 मार्क्स मिले हैं, मैंने 7 steps लिखे हैं। देखो, identification of facts, definition of ethical issues, identification of ethical issues, stakeholder perspective, available options, best course of action, choose करना, alternative ways define करना, and system improvement for the long term growth. राइट, तो डिटेल्ड है, लॉजिकल सीक्वेंस भी है चीजों का, लेकिन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, कोई रनिंग एग्जांपल नहीं दिया इस क्वेश्चन में मैंने। अगर मैं एक सिनारियो के थ्रू चलता सारा, जैसे आप डीएम हो और जो मंदिर है वो इलीगल गवर्नमेंट लैंड पे है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स इवॉल्व है, इलेक्शन आ रहा है, फिर हर स्टेप उस सिनारियो पे अप्लाई करते हुए दिखाता तो एग्जामिनर को एप्लीकेशन दिखता। तो इसलिए यहां पर 8 मार्कर में 6 मार्क्स मिले हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, अगर इसको मैं तेरे को और बेटर करना है मुझे, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक रनिंग एग्जांपल देके जाऊंगा, साथ साथ एक केस के थ्रू पूरा बताऊंगा। मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और कोई इलीगल टेंपल गवर्नमेंट लैंड में कंस्ट्रक्टेड है, तो वहां पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इलेक्शन आ रहा है, तो उसके थ्रू क्या ऑल्टरनेटिव वेज होंगे, क्या लॉन्ग टर्म अप्रोच होगी, उसको एग्जैक्टली लिखते जाऊंगा, मतलब उस पॉइंट के अंदर। रेदर देन यूजिंग मोर ऑफ फिलर वर्ड्स, आई विल यूज द डायरेक्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। तो अगर मैं और एप्लीकेशन ओरिएंटेड हूंगा तो मेरे को लगता है और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दो इसमें बहुत हाई मार्क्स आए हैं, 8 में से 6, बट स्टिल यू कैन इंप्रूव ऑन दिस। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइट एप्टीट्यूड बोला है, एंड एक्सप्लेन विच एप्टीट्यूड अ सिविल सर्वेंट मस्ट नेसेसरली हैव। सिंपली डिफाइन किया है। ओके, एटीट्यूड इज इनेट पोटेंशियल ऑफ अ इंडिविजुअल टू लर्न एंड बी ट्रेन्ड। सिंपल डेफिनेशन, जो भी आपको समझ में आती है वो लिखो। फिर जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के उन्हीं को यूज करता हूं मैं। नेसेसरी एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट, एग्जैक्टली। उसके बाद बस कीवर्ड्स लिख दें जो आपको पता है, आपके सिलेबस में है। ऑब्जेक्टिविटी उसको स्पेसिफिकली दिखाया है। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इंपार्शियलिटी एग्जाम्पल दिया, टीएन सेशन। इंटीग्रिटी अगेन सत्यनाथ दुबे का एग्जाम्पल। डेडिकेशन टू सिविल सर्विस, करेज ऑफ कन्विक्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 6 नंबर मिले हैं 10 में से, विच इज गुड इनफ। तो अगेन सिंपल स्टैंडर्ड आंसर लिखो, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स लिखो, यू विल गेट मोर देन एवरेज मार्क्स, जो कि 6 नंबर मिले हैं।
कुछ ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल था, तो इसको आपको डायरेक्टली लिखना है, इसमें टाइम बचाना है। अब क्या करना है तुम्हें, 3 चीजें कल से फिक्स। नंबर 1, द हाउएवर रूल। हर आंसर लिखने के बाद अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैंने हाउएवर लिखा है, मतलब क्या एक लिमिटेशन, एक चैलेंज दिया है। कोई भी टॉपिक लो, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, प्रोबेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पहले सब इंपॉर्टेंस लिख दो जो अभी आपको आती हैं, पर टुवर्ड्स द एंड एक हाउएवर, एक क्रिटिकल साइड लिखना जरूरी है। तो इससे आपका आंसर 5 आउट ऑफ 8 से 6 आउट ऑफ 8 बन जाएगा। फिक्स नंबर 2, द रनिंग एग्जाम्पल, स्पेशली एथिकल डिलेमा और केस स्टडीज में एब्स्ट्रैक्ट स्टेप्स मत लिखो, एक सिनारियो क्रिएट करो पहले, फिर उस सिनारियो के थ्रू अपने स्टेप्स को समझाओ। जैसे यू आर एन SDM, अ फार्मर कमिट सुसाइड इन योर एरिया, सो देयर इज अ मीडिया प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर एटसेट्रा। तो जब आप अपने एथिकल स्टेप्स को लिख रहे हो तो आप उसके साथ साथ इस एग्जाम्पल्स को भी उस स्टेप में लिखते रहो। बस ये ऐड करने से आपके आंसर की वैल्यू और एनहेंस हो जाएगी। द एग्जामिनर्स चेकलिस्ट, हर 8 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जामिनर के पास एक मेंटल चेकलिस्ट होती है। डेफिनेशन, मेन कंटेंट विद एग्जाम्पल, क्रिटिकल एनालिसिस या काउंटर व्यू और कंक्लूजन। और कभी कभी इसमें वे फॉरवर्ड की डायमेंशन भी आती है, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। तो मैं कंसिस्टेंटली क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट मिस कर रहा हूं, इसलिए 1 या 2 मार्क्स कट रहे हैं हर क्वेश्चन में। मुझे कोई नया कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करना था और एक बस एक्स्ट्रा लेयर ऐड करनी थी। वो लेयर थी क्रिटिकल थिंकिंग की। देखो, मैं ये कॉपीज इसलिए दिखाता हूं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। बहुत लोग एथिक्स पेपर के बारे में बोलते हैं, कोट्स लिखो, थिंकर्स रट लो, लेक्सिकन पढ़ लो। मैंने ये सब किया था, 112 मार्क्स भी आए, विच इज अ गुड स्कोर। कोट्स लिखे, पॉइंट्स लिखे, स्पेसिफिक, लेक्सिकन की वोकैबुलरी भी लिखी। तो प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, कंटेंट वाज फाइन, बट जो एक प्रॉब्लम लगी मुझे वो थी एथिकल थिंकिंग। आप अपना रियलिस्टिक, अपना पर्सनल टच उसमें डालो, क्रिटिकली एनालाइज करो, नुआंस देखो। तुम्हारे साथ भी ये हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो तुम कंटेंट की कमी नहीं फील करते हो एथिक्स में शायद, क्योंकि सरफेस लेवल पे देखोगे तो पेपर इजी रहते हैं। तुम फील करते हो कि मैंने तो अच्छा लिखा था, फिर मार्क्स क्यों कटे। तो अब तुम्हें पता है क्यों। मेरी कॉपी देखो, कंटेंट सॉलिड था, एग्जाम्पल सही थे, फैक्ट्स करेक्ट थे, 112 आया है। सिविल सर्विस एग्जाम्स में नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, थिंकिंग टेस्ट होता है। और थिंकिंग का पूरा प्रूफ है क्रिटिकल डायमेंशंस लिखना, काउंटर व्यू लिखना, नुआंसेस लिखना। ये बिल्ड करो, मार्क्स आपके खुद बिल्ड हो जाएंगे। सो दिस वाज द कंप्लीट एथिक्स पेपर एनालिसिस। मैंने आपके साथ ट्रांसपेरेंटली अपनी सारे डिटेल्स और इनसाइट शेयर करे। मैंने ऑलरेडी अपनी पॉलिटी की RTI कॉपी शेयर करी है, जिसका लिंक आप देख सकते हो यहाँ पर। सब्सक्राइब टू द चैनल